अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। अगले 5 दिन के लिए आपको इस वक्त यही चेहरे देखने पड़ेंगे। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। नए हफ्ते का आगाज कर चुके हैं, नहीं भी कर चुके तो करना तो पड़ेगा आपको। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? तो करना तो पड़ेगा। मतलब मंडे को नहीं दिल करता इंसान का ऑफिस आने को, लेकिन नहीं वैसे ना पड़ेगा। मेरा मंडे की बजाय ट्यूसडे को दिल नहीं करता। वैसे वो भी बात सही है, हर आपको तो 5 दिन नहीं करता। लेकिन इन केस अगर आप 2 छुट्टियां गुजारने के बाद बहुत लेजी हैं, अभी भी बिस्तर पर हैं, टेलीविजन ऑन किया या लाउंज में बैठे हैं, चाय का कप पी रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करा आज काम पे जाने का, तो कोई हल नहीं है। काम पे आपको जाना पड़ेगा, लिहाजा बूट बना लीजिए। ये आपने क्या बात की है? इनका माइंड बनाया आपने, जाना है इन शॉर्ट कम तक जाना पहना है, तो जानते हो या नहीं जानते। ठीक है जी। जिस तरह पाकिस्तान को 263 बनाने पड़ने हैं अगर मैच जीतता है तो। मैच फंस गया ना, वो हम अपनी आम टर्मिनोलॉजी में भी कहते हैं ना, साइंस फंस गई, मैच फंस गया। मैच फंस गया जी। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया और जिस विकेट को अर्मिला हसन ने नासिर हुसैन के साथ मिलकर कुराकरम हाईवे का खिताब दिया था, सड़क का खिताब दिया था, वो विकेट बहरहाल मैच का फैसला तो कराने जा रही है। ये देख लें आप। दिलचस्प मरहला है। आज आखिरी दिन है और फैसला कुन दिन है। दोनों में से कोई एक टीम, बारिश का कोई इम्कान है कोई नहीं तो एक टीम तो जीतेगी। हाँ, दुआएं भी मांग ले तब भी ये नहीं होता। पाकिस्तान को जीत के लिए 263 रन, जबकि इंग्लैंड को 8 विकेटें दरकार है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में अगर हम बात करें तो ये जनाब 2 इसी विकेट पे बना लिए और अब्दुल्ला शफीक 6, बाबर आजम 4 रन बनाकर चलते बने। अजहर अली अब तक 80 हो गए पाकिस्तान 80 हो गए। अच्छा, अजहर अली थोड़े इंजर्ड हो गए, उनकी उंगली पे गेंद लग गई और बैटिंग जारी नहीं रख सके। सो ओवरऑल ये एक सिचुएशन है। लेकिन कल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब में मैच देखने आ गए, उनकी तस्वीर भी एक सामने आई। खैर मैच के अगर थोड़े से मजीद हम अर्मिला स्टैट्स पे बात करें तो ओली रॉबिन्सन और बेन स्टोक्स ने एक विकेट हासिल की। दोनों ने, अजहर अली का जाना थोड़ा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। इंग्लैंड ने जो चौथा रोज था इसमें अपनी इनिंग 7 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाकर डेयरिंग एक डिसीजन लेते हुए और बड़ा बोल्ड डिसीजन लेते हुए डिक्लेयर करती थी। ऐसा लगता था कि इंग्लैंड अभी शायद 400 रन तक लेके जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि वी आर फाइन में 363, इसी पे हम सीन ऑन कर लेंगे। पाकिस्तान को जीत के लिए 343 रन का हदफ मिला। और दूसरी जानिब हमने कहा कि हम आपको ये भी बता दें कि जनरल बाजवा भी कल वहां पे पहुंचे। वो लगता है सोशल मीडिया नहीं देख रहे बिकॉज ही वाज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, ऑल गुड। तो इस वजह से सोशल मीडिया देखते तो परेशान होते हैं ना कि जिंदगी में अपनी जो लाइफ को पुरसकून करने का एक ही तरीका है सोशल मीडिया से दूरी, और बाजवा साहब ने अंडरस्टैंड कर लिया। तो वैसे आपको बताओ ये वैसे एक थेरेपी है कि सोशल मीडिया से आप जब दूर रहते हैं ना तो जरा कम आप परेशान रहते हैं। खैर पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस है, इंग्लैंड के लिए भी। इंग्लैंड हमारी मेहमान है, देखते हैं अच्छी क्रिकेट होती है कैसी होती है। इमाम मौजूद है बहरहाल पाकिस्तान को सहारा देने के लिए, और बाकी जो बाबर थे जो हकीकी इमाम है पाकिस्तान के, वो तो आउट हो गए कल। वो तो उनके साथ तो गेंद ने हैंड कर दिया। खैर ऐसे ना करें प्लीज बाबर पे। किंग बाबर। अब आगे बढ़ते हैं और हम सिंध कल्चर की बात कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान की सभी सकाफतें हैं, सभी कल्चर्स हैं। पाकिस्तान एक ऐसी धरती है जहाँ पे जो कि भरपूर है, जिसकी रवायतें और कल्चरल एक किस्म की कौम है। लेकिन सिंध कल्चर की बात एक तो पुराना है सबसे, और इसकी बात ही अलग है। सिंध भर की तरह कराची में भी यौम सकाफत भरपूर तरीके से मनाया गया है और इस साल भी सिंध के बासियों ने इस यौम सकाफत को भरपूर जो जोश और जज्बा था उसके साथ मनाया। बिल्कुल, सिंधी टोपी हो, अजरक हो, दीगर सकाफती लिबासों में मलबूस सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चों ने सकाफती जो रैलीज हैं उनमें शिरकत की, सिंधी गीतों पर रक्स किया। सिंधी सकाफती दिन के मौके पर जी कराची प्रेस क्लब के बाहर मुनक्किदा मरकजी तकरीब में खिताब करते हुए जो सरबराह थे अवामी तहरीक के एयाज लतीफ साहब और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि सिंध की तहजीब हजारों साल पुरानी है और सिंध ने दुनिया को अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम दिया है। नो डाउट सिंधी कल्चर को देखा जाए, सिंध के अंदर इटसेल्फ बहुत सारे कल्चर्स हैं जिनको अगर आप देखें तो अंदाजा होता है कि ये तहजीब कितनी पुरानी है और लोगों की से एफिलिएशन और अभी भी वो उसको जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, शाह भिटाई की धरती भी कहा जाता है सिंध को, और सच्चल सरमस्त की फिक्र जिसने लोगों को जोड़ने का दर्स दिया, उसी को लेकर सिंध की सकाफत आगे चल रही है। ये जो सकाफती प्रोग्राम्स थे ये रात गए तक जारी रहे और यहाँ पे मेरी तमन्ना भी है और मेरा मशवरा भी है हम सबको कि हम अगर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो ज़िंदगी थी, जो पैगाम था, उसको लेकर चलें तो ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ सकती है। बहरहाल जी तमाम हमारे सिंधी बहन भाइयों को बिलखुसूस और तमाम पाकिस्तानियों को बिलुमूम
सिंध कल्चर डे की बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, बिकॉज हम आज आए हैं। खैर आगे बढ़ते हुए हम कुछ उर्दू की भी बात कर लेते हैं। वैसे ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये जर्मन कॉन्सुलेट की तरफ से जारी किए गए, उनके जो कॉन्सुल जनरल हैं उन्होंने भी विश किया है सिंधी कल्चर डे को, सिंधी सकाफत और लिबास। अच्छा, वैसे जब इस तरह के लोग एम्बेसडर कॉन्सुलेट से इस तरह के मैसेज आते हैं, वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है कि आपका कल्चर कितना ज्यादा पसंद किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, और जो यहाँ पर दीगर ममालिक से लोग हैं वो भी उसको उतना ही इंडोर्स करते हैं। भाई जब वो आते हैं तो फिर यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। ये तो जबरदस्त बात है हमारे कल्चर की। उर्दू की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कि कराची में जारी थी, भरपूर तरीके से जारी थी, इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज उर्दू के हक में 14 निकाती एक करारदाद भी मंजूर की गई और 15वीं इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ इख्तितामी इजलास के जो मेहमान खुसूसी थे वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी थे, जबकि इजलास में जो कमिश्नर हैं कराची के मोहम्मद इकबाल मेमन साहब, सेक्रेटरी आर्ट्स एंड काउंसिल परवेज़ इजाज़ फारूकी, गवर्निंग बॉडी की दीगर अराकीन समेत मारूफ शोहरा शरीक थे, अदीब शरीक थे और दीगर नुमाया शख्सियात शरीक थी। आप देख भी सकते हैं अनवर मकसूद साहब थे, इफ्तिखार आरिफ साहब थे, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, मुख्तलिफ कुतुब की तकरीब रूनुमाई भी हुई यहाँ पे। 15वीं ये कॉन्फ्रेंस है अपनी इस तर्ज की और इसके आखिरी रोज़ जो अदीब शौकत सिद्दीकी हैं उनके 100 साल मुश्ताक अहमद यूसुफी की बेबाक मिज़ाह निगारी पर भी बात हुई। 5 मुख्तलिफ किताबों की तकरीब रूनुमाई हुई और सिंधी ज़बान और अदब का भी इस मौके पर जायजा लिया। इसके अलावा न्यू मीडिया नए तकाजे के नाम से एक मुज़ाकरा, एक डिस्कशन भी हुई। रेडियो, थिएटर, टीवी, मौसीकी पर भी बात हुई। इफ्तिखार आरिफ साहब ने कुलियात की तकरीब जो रोनुमाई में इसने इशार सुनाए। इस मौके पर उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग के लिए 14 करारदादें पेश की गई, जिनकी हाजरीन ने हाथ खड़ा किया और उसकी फिर मंजूरी दी गई। उर्दू को सरकारी जुबान बनाने के तौर पर इन करारदादों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने और मुल्क में लाइब्रेरी कल्चर के फरोग के लिए इकदाम की, किताबों की इशाअत के हवाले से भी करारदाद मौजूद थी। तो लिहाजा ओवरऑल ये उर्दू कॉन्फ्रेंस जो थी बड़ी अच्छी रही और कराची वक्त के अंदर स्पेसिफिकली लोगों की बड़ी तवज्जो का मरकज भी बन भाई बहुत ही अच्छा। ये जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं जब इसकी ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको खिराज तहसीन है, आप उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और जो हमारे जो हमारे अदीब हैं उनकी तो क्या ही बात है। अल्लाह आप सबको लंबी जिंदगी दे, सलामत रखे, उर्दू की तरवीज के लिए आप लोग अपना काम, अपना हिस्सा मिलाते रहें। आगे बढ़ते हुए चूंकि बात उर्दू की हो रही है तो उर्दू में सफरनामों को एक बड़ी जबरदस्त अहमियत और हैसियत हासिल है और जब उर्दू सफरनामों की हम बात करते हैं तो उसमें एक नाम सबसे पहले ठक करके हमारे दिमाग में आता है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। और जब तारड़ साहब का नाम आजकल आपके जहन में आता है ना तो एक्सप्रेस न्यूज आपके जहन में आता है, बिकॉज़ वी ब्रिंग द एक्सक्लूसिव कंटेंट दैट बिलोंग्स टू तारड़ साहब। और कुछ अर्सा पहले हमने जिक्र किया था कारवान सराय का, जो कि एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। तारड़ साहब के जो सफरी तजर्बात हैं उनको लेकर हमने तरतीब दिया है और शायद ऐसी प्रोडक्शन आपको पहले हमारे न्यूज़ मीडियम के अंदर कभी ना मिले, जिसमें तारड़ साहब बताते खुद अपनी ज़िंदगी के तजर्बात जो कि उन्होंने किताबों में लिखे हैं अपनी ज़बान से आपको बताएंगे। और आज हमारे पास ब्रेकिंग क्या है? बिल्कुल, और उनके साथ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब खुद तो मौजूद हैं, उनके साथ मुख्तलिफ गेस्ट भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। अब चूंकि हमारे शो एक्सप्रेसो का तो वो हिस्सा है ही, सेगमेंट से निकल गया, अब एक प्रॉपर शो तरतीब दिया गया है जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के जो तजर्बात हैं, उनके सफरी तजर्बात हैं, उसके साथ साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो इस और ब्रेकिंग ये है कि ये इस दिसंबर के अंदर आप देखना शुरू कर देंगे न्यूज़। यस, और विद दैट इसके साथ कुछ लोग मायूस अगर हो गए कि शायद तारड़ साहब अब एक्सप्रेसो में हमें ना नजर आए, तो ऐसा नहीं है, ये चलता रहेगा। छुट्टी नहीं देंगे, एक दो सुबह मिलेगी, एक शाम मिलेगी, लेकिन शाम वाली कब मिलेगी ये सरप्राइज है। फिर के बाद हमारी फिर सियासत पे आ जाती है, शुरू में जो मर्जी कर ले। आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। सियासत में बोलचाल है, शदीद है, जारी है। सियासी सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा दिखाई दे रही है और हालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि अगर कहूँ कि बद से बदतर होते जा रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। और ये मईशत के हवाले से ज़्यादा है, सियासत के हवाले से तो है ही। गुज़िश्ता हफ्ते आपको मालूम है जुम्मे को इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की एक पेशकश कर दी थी और हुकूमत ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। ये वक्त कैसे बदला? इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी, हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि धमकियाँ, इल्ज़ामात और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, पहले ये बंद करें फिर मुज़ाकरात करें, सियासी तरीक़ाकार अपनाएं, पार्लियामेंट में वापस आएँ, गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए बैठें, शर्तें रख के मत आएँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने गुफ्तगू की और बताया कि पता नहीं चलता खान साहब कब मजाक करते हैं, कब संजीदा होते हैं। इमरान खान को किस चीज़ की जल्दी है, उन्होंने कौन सी आग बुझानी है? निज़ाम को चलने दें। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं मैंने तो मजाक किया था। ये ख्वाजा साहब का कहना था। असेंबलियाँ तोड़ने के लिए नहीं, चलाने के लिए बनाई जाती हैं। ख्वाजा साहब ने ऐसा भी कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे
भागेंगे नहीं। उनके पास ना जहाज है ना सहूलतकार हुकूमत, और तहरीक इंसाफ दोनों बजिद हैं। तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन पर इस वक्त नाजरीन बजिद है, और हुकूमत मुद्दत पूरी करने पर बजिद है, और सियासत एक डेडलॉक का शिकार है। और डेडलॉक फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हफ्ते के रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात की बारिश कर दी और कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम खेली, लेकिन आखिर में वो एक्सपोज हो गए। फैज हमीद को हटाने के बाद जनरल बाजवा की गेम का पता चला और जनरल बाजवा पर भरोसा करके मैंने गलती की। जनरल बाजवा की हर बात का भरोसा कर लेते था, जो बाद में महसूस हुआ कि गलती की। जनरल बाजवा को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती थी। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की और समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका हालिया बयान जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर एक हमला है। इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है, इसलिए वो किसी भी हद तक, इसके लिए वो कह ले कि किसी भी लिमिट को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। ये सब ये जो इंटरव्यूज आते हैं ना, इसके अगले दिन का सारा कंटेंट हमें मिल जाता है डिस्कशन के लिए। और ये जो कंटेंट आया है इस बार, वैसे तो वो पहले बहुत ढके छुपे अल्फाज में आता था, इस बार तो खान साहब ने बड़ा खुल के कह दिया कि उनको एक्सटेंशन देना बड़ी गलती थी। और जो कमर जावेद बाजवा साहब कहते थे, साबिक आर्मी चीफ, मैं उन पर भरोसा कर लेता था। खान साहब इतने मासूम थे कि जो वो कहते थे वो मान लेते थे। देखें, यही सबसे बड़ी बात है कि खास तौर पे जब कोई रिटायर हो जाता है, इज आउट ऑफ पावर, और उसके बाद हम उनको बातें करनी शुरू कर दें, जबकि उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट भी किया हो, आपने उनको एक्सटेंशन खुद दी। बात यह कि आपका हमेशा से असूल था कि मैं एक्सटेंशन किसी को नहीं देनी चाहिए, फिर आपने उनको 3 साल एक्सटेंशन दी, और उसके बाद अब आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इशू ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी साहब, बहुत सी बातें होती हैं जो आपके दरमियान में डिस्कशन होती हैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर होती हैं, जो यू कांट डिस्क्लोज इन पब्लिक। वो उनको अब इस वक्त ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब को सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए। फौज को जब अभी नए चीफ आर्मी स्टाफ भी आ गए हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि जी बी ए पॉलिटिकल, हम आप सियासत में नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों की इतनी मैच्योरिटी अब होनी चाहिए कि वो अब फौज का जिक्र ही नहीं करें, ना आप एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करें। जनरल बाजवा रिटायर्ड, ही गॉन प्राइवेट लाइफ के अंदर, तो आप उनको अब बिजनेस पर्पज का उनको करें। मेरे ख्याल में ये अब इस तरह जेब नहीं देता है। इस अपनी कमजोरियां नजर आती हैं कि आपको एक मौके पर उनकी जरूरत थी तो आप उनकी सपोर्ट करते थे, आज उनकी जरूरत नहीं है तो आप खिलाफ बात करें। आई थिंक ये वैसे भी ये सियासतदानों का बहुत बड़ा इम्तिहान है, तमाम सियासतदानों का, कि कोई भी अब उनको चाहिए कि अपनी मेच्योरिटी दिखाएं और अपने मसाइल जो हैं वो जमहूरी तरीके से हल करें। हुकूमत की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुल्क में जो होता है पोलिटिकल टेम्परेचर को डाउन रखना, हालात नॉर्मलाइज करना, अवाम की जान माल की हिफाजत करना। मुल्क में इस वक्त जो है सियासी जो है वो गैर इस्तेकाम है, और अगर इसी तरह रहेगा तो इसमें मुआशी इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए इसको देखते हुए अगर इमरान ने एक स्टेप काफी स्टेप खत्म कर दिए, पहले वो बात करते थे कि वो साइफर की बात की, फिर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की बात की, फिर उन्होंने और कंडीशन लगा रहे थे, और अब उन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी हैं। और वो अच्छा बेग साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, और वो अहम नुक्ता खैर परवेज इलाही तो बाजवा साहब के हक में क्लियर कर रहे हैं। नहीं जी, हमने फोन किया था और हमने उनसे राय ली थी जिसपे उन्होंने कहा कि आप ये करने, लेकिन फिर भी सवाल ये उठ जाते, पिछले साल से इदारा ए पॉलिटिकल था तो ये राय देनी क्या दुरुस्त थी, नंबर 1। नंबर 2, अब इमरान खान साहब जो हर बात को कहते हैं कि मेरी ये भी गलती थी, मेरी ये भी गलती थी, स्टार्टिंग विद द मैरिज दैट ही हैड विद रेहाम खान, वो उनकी गलती थी, उसके बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन उनकी गलती थी, जस्टिस फायज ईसा के हवाले से रेफरेंस उनकी गलती थी, उनकी हर बात को गलती कह रहे हैं। एक गलती रह गई है कि उस्मान बुज़दार को लगाना मेरी गलती थी, और मुझे लगता है वो कह देंगे, ऐसा लगता है। तो इन गलतियों के बारे में आप क्या कहेंगे, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, जिसको अब भी अवाम की बहुत मैसिव सपोर्ट हासिल है, वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता चला गया और उन गलतियों का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं, तो क्या इन गलतियों का कहीं कोई अजाला भी होना चाहिए बगीर साहब? देखिए, ये उनको खुद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि जब आप पावर में थे तो आपको जो भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए लॉट ऑफ डेलीब्रेशन चाहिए होती है। आप अपने जो भी मशीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, या आपकी इनपुट कहीं से आ रही है, सबको एनालाइज करें, डेलीब्रेशन करें, और उसके बाद सोच समझ के फैसला करें, ताकि इससे मुल्क को फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये कमजोरी हैं जो रियलाइज भी कर रहे हैं। बट अब हर बात आप कह रहे हैं मैंने गलती की थी, तो यू स्पॉइलिंग योर इमेज।
बात यह है कि आइंदा के लिए लर्न लेसन एंड देन मूव फॉरवर्ड, और पीछे मुड़ के मत देखें बल्कि आगे की तरफ देखें। वो उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त ये जो हालात गुजर रहे हैं, कैन बी अफोर्ड इट। हम डिफॉल्ट की तरफ खड़े हुए हैं, हालात बहुत माशी हालात खराब हैं। तो पीछे हुकूमत को और खास तौर पे ऑपोजिशन को, दोनों को मिलकर जरूर बैठना चाहिए और एक नेशनल डायलॉग कर लें जिसमें बात करें कि जी हम तमाम बातों में डिस्कस करेंगे, सियासत है, मईशत है, इलेक्शन है, एंड फाइंड अ सोल्यूशन। 1-2 महीने प्लस माइनस करने से अगर मुल्क में पॉलिटिकल कम्युनिटी डाउन होता है, मुआशी इस्तेहकाम आ जाता है, तो इट्स वर्थ है। बगेरी साहब, आपने अभी बातचीत की बात की तो अब देखा कि साद रफीक साहब ने भी कहा और उससे पहले भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। इससे पहले हमने ये सिचुएशन नहीं देखी है, अमूमन हुकूमत कहती है और इमरान खान साहब भी मुस्तरद करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि खान साहब ने वो एक जो कह लेना अपना तासुर अच्छा नहीं छोड़ा माजी में कि अब हुकूमत को अगर वो मुज़ाकरात का कह भी रहे हैं तो वो भी उनको सीरियसली नहीं ले रहे, या हुकूमत के पास पॉइंट स्कोरिंग का एक मौका है कि खान साहब ने पिछले माजी में कुछ ऐसी बातें की हैं तो अब हम इनसे डिस्कशन ही नहीं करेंगे, टेबल टॉक की जानिब आएंगे ही नहीं? देखें, बात यह है कि इमरान खान ने बिल्कुल गलतियां की हैं और अभी वक्त है कि चले, अगर वो इस बात पे कह रहे कि मैं बातचीत से तैयार हूं, तो हुकूमत को इसको कैश करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आपके मुल्क के हालात देखें। अगर आज इस तरह की यही लड़ाई झगड़ा अगले साल अक्टूबर तक चलता है तो आप देखेंगे क्या मुल्क को इससे मुआशी इस्तेहकाम होगा या मुआशी हालात खराब होंगे। और ये अवाम को हमने क्या दिया। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास भी इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अवाम को ये बता सकेंगे हमने आपके लिए देखें, हमने डॉलर की कीमत कम कर दी है, हमने बिजली गैस की कीमत कम कर दी है, हमने पेट्रोल की कीमत कम कर दी, हमने अवाम को रिलीफ दिया है, बहुत ज़्यादा उनको खुशहाली कर दी है। बिकॉज यही इलेक्शन के लिए होता है। ये गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने अपने मसाइल हल करने से, अपने केसेस खत्म करने से सब खत्म कर दिए। सो अभी उनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। दे वांट 1 ईयर। लेकिन इस साल में, 1 साल के अंदर क्या इमरान खान खामोश बैठेंगे? क्या इससे वोट जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च? तो इससे बेहतर है कि मुल्क में ये सियासतदान बैठें और मुस्तकिल हल निकालें। लेकिन भाई साहब, इसमें एक नुक्ता और भी तो है ना, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस। एक तो ये कि अब वो कोई अर्ली रह नहीं गए, यानी कि अगर आज की तारीख में भी असेंबलीज जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं 3 महीने के आप केयर टेकर का डालें, तो कम से कम हम अप्रैल मार्च तक तो आज की तारीख में भी जाएं तो हम चली जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इन केस अगर इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन मांग भी रहे हैं तो इमरान खान साहब की क्या तैयारी है? ये जिसकी बेस पे वो कह रहे हैं कि जी मुल्क में महंगाई आ गई है, इन्होंने डबो दिया है, मैं तो इसलिए चाह रहा हूं कि मुल्क ना डूबे, मैं तो मुल्क को बचाने के लिए कह रहा हूं। तो क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी तो उनके पास 2018 में एक थी, अपने बंदे थे जिसमें वो असद उमर साहब वगैरह का नाम लेते थे, वो स्ट्रेटजी उनकी नाकाम हुई। 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, फिर भी स्ट्रेटजी नहीं चली। तो अभी ऐसा क्या है इमरान खान साहब के पास कि ये हट जाएं, वो आ जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उनके पास इस वक्त वो जो उनके ज़हन में वो यही बात है कि मेरे पास इस वक्त आई एम मोस्ट पॉपुलर लीडर, और मेरे पास पिछले इलेक्शन 2 में उन्होंने काफी मेजोरिटी से सीटें जीती हैं। दैट इज द रीजन ही फील कि अगर वो इस वक्त जिस सीट के ऊपर है और जितना डिले होगा इलेक्शन, उसमें इनकी पॉपुलरिटी को शायद फर्क पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि ना गवर्नमेंट के पास कोई मैनिफेस्टो है आवाम के लिए कि अगले 6 महीने में हम आवाम को ये रिलीफ देंगे। एंड लाइक वाइज इमरान खान को भी अब चाहिए कि वो बताएं आवाम को कि अगर वो आ जाते हैं अभी अर्ली इलेक्शन के बाद तो आवाम के लिए क्या करेंगे। क्या उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी वर्कआउट की हुई है? क्या उन्होंने कोई मैनिफेस्टो बना लिया है? या वो आवाम को क्या रिलीफ देंगे? पेट्रोल डीजल कम करेंगे या बिजली कीमत कम करेंगे, महंगाई कम कर देंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे? बहुत सी चीजें देखने की हैं। सिर्फ पावर में तो पहले भी थे, पावर में ही कुड नॉट ऑल्सो डिलीवर जो आवाम चाहते थे, बल्कि अगर 6 महीने और इनकी हुकूमत चलती तो इनको काफी मसाइल होते इलेक्शन के अंदर। ये तो बल्कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बड़ा फायदा किया पीडीएम में कि आके और उनकी पॉपुलरिटी को आसान पे ले गए। गवर्नमेंट की कमजोरी ये कि वो इनके नैरेटिव के अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव नहीं बना सके। इमरान ने नैरेटिव बना लिया कि जी हमने इम्पोर्टेड गवर्नर ने मेरे साथ साइफर आ गया, उसके बाद ये कर दिया, ये अब तक केसेस खत्म होने हैं, और अवाम ने उसके साथ कोई डिलीवर नहीं किया। ये हुकूमत ने कुछ डिलीवर नहीं किया। दैट इज व्हाई
आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत उसके जवाब में कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई, इसी वजह से खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से अब वो कह रहे हैं कि वो उस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं और उनके लिए आइंदा आने वाले इलेक्शन के बाद कोई स्ट्रैटेजी होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया कि ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, अब जाते जाते हम बात कर लेते हैं 4 अप्रैल 1938 को जिला गुजरात में पैदा होने वाले, बल्कि जिला गुजरात के इलाके डंगा में पैदा होने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की, जिनका 51वां यौम शहादत आज बनाया जा रहा है। आप पाक फौज में नॉन कमीशन्ड ओहदे पर फाइज हुए, मगर फिर खुसूसी इम्तहानात पास किए और मिलिट्री एकेडमी काकुल से तरबियत हासिल करने के बाद 13 अक्टूबर 1963 को बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से वाबस्ता हुए। 65 की जंग में बतौर कैप्टन जफरवाल सेक्टर पर दुश्मन से सफा राह हुए और धरती माँ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। 7 जुलाई 1968 को उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात किया गया, जिसके बाद 1970 में उन्हें मेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1971 की जंग के आगाज़ के वक्त वो मेजर मोहम्मद अकरम, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने अजीम कुर्बानी दी, ज़िला दिनाजपुर के इलाके में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी की क़यादत कर रहे थे और आपने मुसलसल 5 दिन 5 रातें अपने से कई गुना ज़्यादा भारी फौज, जो भारतीय फौज थी, उसको रोका, दुश्मन के औसान खता की। और यही नहीं बल्कि बेमिसाल जुर्रत और इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए आखिरी दम तक लड़ते रहे। 5 दिसंबर के रोज़ दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी और शहादत का एतराफ़ रियासत ने किया और मेजर मोहम्मद अकरम की जुर्रत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया। मेजर मोहम्मद अकरम को हम याद कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब कुछ पिंडी टेस्ट की, जो कि दिलचस्प कम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और 343 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने अब तक 2 विकेटें गंवाकर, उसूली तौर पे तो 2 ही हैं वैसे, लेकिन 3 भी लग गई चूंकि अजहर अली भी रिटायर्ड हट है, 80 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 264 रन चाहिए। इंग्लैंड को 8 विकेटें चाहिए एंड दे विल बी विनिंग दिस फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। इमामुल हक 43 और सऊद शकील 24 रन के साथ दे लुक क्वाइट प्रॉमिसिंग, अच्छे लग रहे हैं कि वो मैच को आगे लेके जा सके। दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक नाकाम हुए, बाबर आजम नाकाम हुए, बिलतरतीब 6 और 4 रन बनाकर दोनों बैटर्स पवेलियन वापस लौटे, जबकि अजहर अली रिटायर्ड हर्ट हो गए। मैच के चौथे रोज इंग्लिश टीम ने 7 विकेटों पर 264 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग्स को बड़ा बहादुरी के साथ डिक्लेयर कर दिया था। अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी और ये मैच अब तक कैसा चला, ये बात करेंगे अमला हसन और सलीम खालिक साहब। मैं खामोश हूं, आप भी बोलेंगे, आप चुप रह सकते हैं। सलीम खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो इमरान ने सूरत हाल बताई है, कलम रख दिया मैंने कलम रख दिया इन्होंने, अब ये कह रहे चुप रहेंगे, जो कि इनसे रहा नहीं जाएगा क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है। तो सलीम खालिक साहब ये बताएं कि अभी जो सूरत हाल है इस टेस्ट मैच की, कैसे देख रहे हैं आप? इमरान लग रहा है आज कॉफी पी के नहीं आए। टेस्ट मैच की सूरत हाल जो है वो 50-50 है। पाकिस्तान जीत भी सकता है और पाकिस्तान हार भी सकता है। पाकिस्तान के पास मैं कहता हूँ इससे अच्छा मौका होगा नहीं जीतने का। 263 रन बनाने, 8 विकेटें बाकी हैं और ऐसा ग्राउंड है, ऐसी पिच है जहां पर ये रन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इमामुल हक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं और 3 मुसलसल उनकी सेंचुरियां हो चुकी हैं। पिंडी में उनका फेवरेट ये वेन्यू है, तो इमाम एक और अगर ऐसी इनिंग खेल जाए और सऊद के पास भी मौका है कि डेब्यू पर बड़ी इनिंग खेलें, पाकिस्तान को मैच जितवाए और हीरो बने। लेकिन जो मसला आ रहा है कि पाकिस्तान की टेल बहुत बड़ी है और अजहर अली इंजर्ड है, जैसे इमरान ने भी बताया। अजहर अली का अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि दोबारा बैटिंग के लिए आते या नहीं आते। फिर अगर एयर के बाद हम देखें तो रिजवान है हमारे पास, बाकी सलमान अली आगा है लेकिन उनको मैं अभी इतना समझता नहीं, रिजवान है। उसके बाद फिर जो हमारी बैटिंग है वो फिर टेल शुरू हो जाएगी। सलमान के बाद बहुत लंबी टेल है। टेल एंडर कभी कभी तो स्कोर कर देते हैं लेकिन उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये पहला सेशन है, इसमें देखना होगा अगर पाकिस्तान ने कोई विकेटें नहीं गंवाई और आराम से निकाल गए तो फिर चांस है। क्योंकि देखिए यहाँ पर वैसे तो बज़ाहिर बॉलर्स के लिए ऐसी हेल्प नहीं लग रही है, लेकिन पहली इनिंग में आपने देखा था इंग्लैंड की जो स्पिनर है उन्होंने 6 विकेटें ली और उसके अलावा अभी हमने देखा कि शॉर्ट पिच बॉलें जो इंग्लैंड ने की, कल पाकिस्तानी बड़े परेशान रहे, बाबर भी उस पर आउट हुए। शॉर्ट पिच बॉल का मतलब है कि पिच पे बाउंस भी आ रहा है, कुछ बॉल ऐसी भी नजर आई जो बहुत नीचे से गई, टर्न भी हो रही है बॉल। तो इतना आसान नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी गोल्डन है कि कैसे डेड पिच बनाकर जो इंग्लैंड ने तोहफे में प्लेट में रख कर दिए कि अब तो जीत जाओ भाई। मैं अगला सवाल मेरा इसी हवाले से था, ये कैसा फैसला था इंग्लैंड का 264 रन के ऊपर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर करना? दो के कल के सेशन के बाद तो लगता है ठीक था, लेकिन उस वक्त क्या वाज इट अ राइट डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम? सलीम साहब,
इमरान, मगर आप वाकई काफी चुप रहे, आपने मुझे इतना लंबा बोलने दिया, मैंने 3 सवालों पे जवाब दे दिया। आज तब्दीली आई है बस हमारी तरफ। खैर, तो मैं बता रहा था कि इंग्लैंड का जो फैसला था बहुत जबरदस्त फैसला है। जबरदस्त फैसला ये कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट है वो अब चली इस तरह रही है, तगड़े होकर खेलते हैं, जीदार लोग हैं, वो कहते हैं यार जीतेंगे या हारेंगे, हमें ये नहीं करना कि 5 दिन तक बैटिंग करनी है या 5 दिन तक बॉलिंग करके एक इनिंग खेल के ड्रॉ करना है। तगड़े लोग हैं, उन्होंने एक ऐसे डिसीजन लिया जिसमें वो जीत भी सकते हैं। अगर इंग्लैंड डिक्लेयर नहीं करता तो इंग्लैंड हारता नहीं, मैच ड्रॉ होता, लेकिन उनके डिक्लेयर करने से चांस हो गया है कि मैच जो है अब उसका रिजल्ट आ सकता है और इंग्लैंड जीत भी सकता है, इंग्लैंड हार भी सकता है। लेकिन अगर हार भी गया तो यकीन माने उनको लोग बुरा भला नहीं कहेंगे, उनको जो है इसमें दाद ही मिलेगी कि यार एक डेड मैच को किस तरह उन्होंने जिंदा किया और जबरदस्त बना दिया। बिल्कुल सलीम खालिक साहब, दूसरे इनिंग्स में हमने अब्दुल्ला शफीक का भी जिक्र किया, बाबर आजम का भी जिक्र किया। बाबर ने 4 रन बनाए, अब्दुल्ला ने 6 बनाए, और आपने जिससे खुद भी कहा कि अभी अजहर अली भी नहीं उस तरह से फॉर्म में। क्या आपको लग रहा है बाबर फिर हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं, क्या रीजन हो सकती है? नहीं, बाबर ने अभी सेंचुरी भी की थी, बाबर का ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो हुआ ही कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो थी बड़ी जबरदस्त जा रही थी और उन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्ट पिच बॉलिंग की, मतलब एक ऐसी डेड पिच जिसमें जा नहीं रही थी लेकिन उनकी बॉलें आ रही थी, अच्छी हाइट पे आ रही थी, तो बाबर भी ऐसे ही जो है वो मुश्किल का शिकार हुए। और अब्दुल्ला शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने कहा यार मैं तो बड़े रन बनाता हूँ, डेड पिच है, उन्होंने ऐसा एक शॉट खेला जिसपे वो कैच हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी अभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी टीम बिल्कुल बाहर है, क्योंकि पिच में अभी भी कुछ नहीं है इस तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तेज बॉलिंग भी हो रही है, शॉर्ट पिच भी हो रही है, कि बहुत खतरा है, आ रही है अच्छी बॉल है, लेकिन अगर यहाँ पर भी आप तरीके से खेलें तो जीत सकते हैं मैच, और इससे अच्छा मौका मिलने वाला भी नहीं है। तो विकेटें बचानी होगी, थोड़ी विकेटें भी साथ साथ बचानी होगी। मसला हमारा ये है कि हमारे 1-2 प्लेयर आउट होते हैं ना, फिर हम लोग फिर डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि यार मतलब मैच बचाओ, लेकिन ये 90 ओवर आपके लिए मसला हो जाएगा। आप जरा थोड़ा सा ना आपकी हम जो मेडिकल की स्किल्स है ना उस पर जरा हम आते हैं थोड़ा सा। ये जो तिब्बी मसाइल हमारी टीम के साथ चल रहे हैं सलीम खालिक साहब, ये बहुत ज्यादा हैं। पहले शाहीन इंजर्ड हुए, उसके बाद फिर हारिस, हमारे दोनों टॉप पेस बॉलर्स हमारे इंजर्ड हैं इस वक्त, वो बॉल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी जानिब कल खैर अजहर अली तो एक बॉल लगने की वजह से रिटायर्ड हर्ट हुए, लेकिन हुए तो खास तौर पे फिटनेस को लेकर पहला सवाल मेरा है, अपने जो पेस अटैक है हमारा, ये किस किस्म के मसाइल हैं? हम तो T20 भी पूरा नहीं खेल सकते, टेस्ट तो बहुत बड़ी बात है, टेस्ट में तो शाहीन बाहर ही बैठे हुए हैं और हारिस थोड़ा सा खेल के बाहर हो गए, तो ये फिटनेस के क्या कोई मेयार पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्रिकेट बोर्ड पे, या प्लेयर इटसेल्फ खुद अपनी फिटनेस पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहा है? बुनियादी वजह क्या है? इमरान देखें, अगर अभी आपको बोलेंगे यार आप इधर मॉर्निंग शो करें 2 घंटे, दोपहर में आकर एक और शो करें, शाम को एक और शो करें, रात को फिर एक और शो करें, और 12 बजे ऑफिस से जाके सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे दोबारा आ जाए शो करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। हालांकि इसमें इतनी फिजिकल ऐसा नहीं है कि आपको धूप में खेलना है, अगर इनको धूप में जाके खेलना है, जैसे हालात हो, जैसा मौसम है, सारे क्रिकेट का हम लोग को ये कि बोझ डाल देते हैं, यार ये वनडे भी खेलेगा, ये T20 भी खेलेगा, ये उसके बाद फिर टेस्ट भी खेलेगा, ये फिर PSL भी खेलेगा। तो यार इंसान है, और इंसान के ऊपर आप जितना बोझ डालेंगे तो मसला तो होगा। शाहीन के साथ यही इशू हुआ, और हारिस के बारे में हम लोग पहले ही कह रहे थे कि उनको साथ भी ऐसा हो सकता है, बदकिस्मती से पहले मैच में ही हो गया। मुझे नहीं लगता उनका टेस्ट करियर इतना बड़ा होगा, हो सकता है वो खुद ही डिसीजन ले लें बाद में कि मैं बस लिमिटेड ओवर की क्रिकेट खेलूंगा। तो ये है, हम लोग वर्कलोड का ख्याल नहीं करते प्लेयर्स का, उनको मुसलसल खिलाए रहते हैं, और फिर जब ये उनके ऊपर बोझ पड़ता है उनकी बॉडी के ऊपर तो फिर मसाइल होते हैं उनको। तो सलीम खालिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पास अब जाहिर है चंद गिने चुने ही हम उंगलियों पे गिन सकते हैं जो इस वक्त हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, कि ऐसे प्लेयर्स जो हमारे अच्छे मैचेस या बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, बट स्टिल आपको लगता है कि फिर हमारे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या मजीद और प्लेयर्स आने चाहिए, या और स्ट्रक्चर को बेहतर होना चाहिए कि इस तरह का टैलेंट हमें और मिले, और एटलीस्ट जिस तरह से मुख्तलिफ टेस्ट टीम अलग, टेस्ट टीम के डिफरेंट लोग हों, या T20 के डिफरेंट हो, वनडे के डिफरेंट हो, तो मजीद टैलेंट को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है? और मतलब बहुत अच्छा आपका सवाल है, लेकिन बात असल में ये है कि टैलेंट तो मौजूद है, तभी तो हम खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले, लेकिन राइट प्लेयर को राइट जगह पे मौका देते हैं। यहाँ होता है ये, कोई टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है तो कहते हैं इसको T20 में ले आओ, T20 में क्या करता है तो उसको कहते हैं कि इसको टेस्ट खिला दो। अगर सही प्लेयर्स को सही जगह खिलाएंगे तो ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन ये डिस्टिंक्शन बैट्समैन में तो हो सकती है समहाउ, लेकिन बॉलर्स में कैसे हम करें? दुनिया की तकरीबन जितनी बड़ी टीम है सलीम भाई, उनके जो पेस अटैक है वो टेस्ट भी खेलते हैं, वो सब फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेलते हैं, और वो उनके फिटनेस के इतने मसाइल नहीं है आई बिलीव जितने हमारे हैं।
हमारे यहाँ असल में हो सकता है कि शायद फिटनेस हमारे प्लेयर्स की वैसी ऐसी हो, लेकिन जैसे शाहीन जैसे जो बॉलर है ना, मेरा तो कहना यही है कि उनको फिर आपको थोड़ा देखभाल के खिलाना चाहिए। कोई गैर अहम मैच हो उसमें बाहर बिठा देना चाहिए। जैसे आप बाहर की बात कर रहे हैं तो आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहां पर रोटेशन पॉलिसी चल रही होती है। वहां पर रोटेट करते हैं प्लेयर को कि यार एक मैच खिलाया, जो जीते हारे उसके बाद दूसरे को उधर रेस्ट करा दिया। इंग्लैंड भी बहुत ऐसा करता है कि रोटेट करता रहता है प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये नहीं है, हम खिलाने पे आते हैं तो फिर खिलाते रहते हैं कि यार चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलाओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खिलाओ। शायद प्लेयर खुद भी नहीं बैठता, लेकिन ये एक इशू है हमारे यहाँ। रोटेशन पॉलिसी लेकर आए, अगर ये इस तरह से करना है कि बीच बीच में रेस्ट भी कराते रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जैसे ये बताएं कि आप पीडी बॉयज हमारे जो मैच देखने गए हैं और उसमें कल जनरल बाजवा भी गए, फॉर्मर आर्मी चीफ, तो आपको क्राउड की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है टीम्स को, कल मैंने देखा इंग्लैंड के झंडे कुछ लोगों ने उठाए हुए थे, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जबरदस्त। और इंग्लैंड की जो 12वीं आर्मी जो कहलाती है, इंग्लैंड के एक शायकीन है, उनका एक ग्रुप है, वो पहुंचा हुआ है, बहुत सारे लोग। और जिस तरह से वो आवाजें आ रही थी टीवी पे देखते हुए, जो अपने वो बीच में गाने वाने गा रहे होते, तो मुझे कई एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि शायद कोई इंग्लैंड में मैच हो रहा है, क्योंकि वहां ऐसे ही आती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमारे यहाँ माहौल हो चुका है। हमने टेस्ट मैचेस में भी उतना ही वेलकम किया इंग्लैंड को जिस तरह से हम वैसे करते हैं, तो इट्स अ गुड साइन। थैंक यू सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? जिसने नहीं देखा आज जाके टेस्ट देखे भाई, आज पैसे वसूल क्रिकेट होने वाली है, आपको बता दें, मजा आएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में आज एक नई किताब का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, ग़िज़ाल शब। क्या है इसमें, देखते हैं। तेरी प्यास कैसे बुझाऊं मैं, कि दिखाऊं मैं वो शराब जो मेरी जान में है। वो शराब साहिर खौफ है जो सर से शाम के राह गुजर में फरेबे राह रोए सादा है। वो शराब ज़्यादा शराबगर के हजार सूरतें नौ बनो में कदम कदम पे सितारा है। वो जो गालिब वो हमागीर दस्ते गुमा में है। मेरे दिल में जैसे यकीन उनके समा गया। मेरे हस्सोबूद पे छा गया ऐ ग़िज़ाल शब। उसी फितनाकार से छुप गए मेरे दीरो जूद भी ख्वाब में, मेरे नज़्ज़ो दूर हिजाब में। वो हिजाब कैसे उठाऊं मैं जो कशीदा काल्ब दिल में है, कि मैं देख पाऊं दरूने जहाँ खौफ व गम का निशान नहीं, जहाँ ये शराबे रवां नहीं ऐ ग़िज़ाल शब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। सिलसिला है नावल ए ग़ज़ाल शब पर गुफ्तगू का, और बात हो रही है तार साहब के साथ। पिछली जो किस्त थी उसमें हमने ए ग़ज़ाल शब का जो नाम है वो पूछा था तार साहब से कि इस नावल का नाम आपने ए ग़ज़ाल शब क्यों रखा, और नून निब राशिद की नज़म से क्यों ये नाम जो है आपने मुस्तार लिया। अब्दुल्ला हुसैन साहब के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी पिछली किस्त में, जिसमें उन्होंने एक तस्हीह की थी कि ये जो एक पोस्ट उनके जनाजे के हवाले से अमूमन आप देखते हैं कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल होती है, तो उस पर यकीन न कीजिए, वो बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ाना सी बात है। और दूसरी बात यह है कि डी.एच. लॉरेंस के हवाले से भी बात हुई थी कि वो क्यों नावल निगार को फ़लसफ़ी, साइंसदान और शायरों से बरतर ठहराते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। ए ग़ज़ाल शब पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और इस वक्त जेन ऑस्टिन का एक कॉल जो है वो मैं नकल करना चाह रहा हूँ। वो कहती हैं कि ये फ़कत नावल है जहाँ इंसानी ज़हन अपनी कुल सलाहियतें आश्कार करता है, और जहाँ हर इंसानी जज्बा बेहतरीन ज़ुबान में इजहार पाता है। और बहुत बड़ी बात है। सो इस कॉल की रोशनी में तार साहब बताइए कि ए ग़ज़ाल शब की जो तख्लीक है या उसका तजर्बा है तख्लीक का, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, कुल तो नहीं होती मेरा ख्याल कि कभी भी जो कुछ आपके अंदर है उसकी मुकम्मल बाजियाफ्त नहीं होती। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होती उस नावल की, उसके कैरेक्टर्स की, सिर्फ वो चीज़ें वो बाहर आती। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत मरतबा अर्ज़ किया है कि भाई नावल के लिए तजुर्बा तो ज़ाहिर है, मुशाहिदा वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अलावा जो इंसानी ह्यूमैनिटी है उसके जितने भी तबकात हैं
वो एक वली अल्लाह से लेके आप चलते आए, उसमें तमाम तबके शामिल हैं मुआशरे के, और मैं भी एक तवाइफ तक, या एक जो गटर साफ़ करने वाला मजदूर है उस तक, जब तक नावलिस्ट के पास ये पूरा तजर्बा नहीं होगा तमाम तबकात का, तब तक वो एक मुकम्मल नावल नहीं लिख सकता। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो उन चीज़ों में से गुजरा हो। सही, ये सब चीज़ें मुशाहिदे के हवाले से होती हैं। ठीक, जिस तरह अब बहाव में पारोशनी इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। मैं कभी मतलब खुद तो औरत नहीं हुआ, उसमें एक बच्चे की तो ये जो इंकलिंग है, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नावलिस्ट होने के लिए, मुकम्मल नावलिस्ट होने के लिए जो मर्द हजरात है नावलिस्ट, कम से कम मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझ में 30 या 40% औरत है। अगर नहीं होगी तो फिर मेरे फीमेल कैरेक्टर किस तरह उस तरह पॉपुलर होंगे या एक्सेप्टेड होंगे या क्यों मशहूर होंगे? क्योंकि वो अंदर एक फीमेल है ना। बिल्कुल ठीक। तो वो माशरे के तमाम तबकात की नुमाइंदगी के लिए जाहिर है कि मर्द और औरत उसमें बेसिक कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी साइकी या उनकी महसूसात जब तक आपके पास नहीं होंगी, आप उन दोनों को डिपिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह ही जो ख़वातीन नावल निगार हैं, जिन्होंने बड़े नावल लिखे हैं, कुर्रतुल ऐन है, उनके अंदर एक मर्द मौजूद था। उनके बड़े पावरफुल जो हैं गौतम नीलम्बर और बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं, वो जब तक मर्द की साइकी उनके अंदर नहीं है, वो फील नहीं करती, वो लिख नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा पस मंज़र क्योंकि गांव का है और हमारा जो घर था उसके आसपास आग के पौधे हुआ करते थे, और बचपन में बहुत हम उनको देखा करते थे। बढ़िया एक मुशाहिदा हुआ करता था कि उसके जो डोडे हैं वो जब फटते हैं तो उसके अंदर से एक रुई नुमा एक चीज़ सी निकलती है और फिर वो हवा में उड़ती फिरती है। इस नावल की बिल्कुल इब्तिदा में ही आग के पत्ते और डोडों, और फिर आपने इनको माई बूढ़ियाँ कहा है, माई बूढ़ियों का जो नक्शा आपने खींचा है, तो मैं अपने हवाले से तो ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरा पस मंज़र गाँव का है, और आपके हवाले से मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आपका पस मंज़र उस तरह गांव का नहीं है, लेकिन ये जो आग के पत्ते और उनके डोडे और जो माईबूढ़ी हैं, उनका जो इतना तफसीली और क्या मंजर कशी है, तो ये मुशाहिदा कहाँ से आया? मेरे एक्चुअली मेरी ज़िंदगी गुजरी तो शहर में है, लेकिन मैंने 2-3 साल कस्बे, एक है गखड़ मंडी, अब तो शहर हो चुका है, वहाँ गुजारे। तब वहाँ पे वीराने थे, और तबदी दोपहरों को या मैं जौहर में मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता था और वो नहीं पकड़ी जाती थी, कछुआ आ जाता था उसकी जगह, या फिर उससे परे एक रड़ा मैदान था उसके, मैं वहाँ पे दोपहरों को चला जाता था, और इट वॉज ए फैसिनेटिंग प्लेस, क्योंकि वहाँ पे सांप भी थे, कोई दिखाई दे जाता था, और गर्मी में वो मदहोश हो रहे होते थे, मतलब कि सांप भी मतलब उसके ऊपर भी तो असरअंदाज होता है। सर्दियों में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता बेचारा, और उसमें किरले और बाकी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने वो सारा डिपिक्ट किया, और उसमें जो लू की जो लहरें हैं ना तपती दोपहरों में, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी, क्योंकि वो एक डेसोलेशन का जो फीलिंग होती थी वो मैं एंजॉय करता था। और वहाँ पे आग के बूटे होते थे, और आग के बूटे में से वो छोटी सी माई बूढ़ी निकलती थी, और सामने आप देख सकते हैं कि उसका डोडा जो है ना यूँ कटक करके खुलता है, और उसमें, और इट इज़ ए फैसिनेटिंग, जिसका बच्चा पैदा होता है उस किस्म की फैसिनेशन होती है, और फिर वो उड़ना शुरू कर देती है। एक बच्चे के लिए इससे ज़्यादा फैसिनेशन क्या होगी कि एक रुई की चीज़ है और वो उड़ती चली जा रही है, और हम उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, और उसमें एक बीज है जी, और कुदरत की तरफ से वो बीज जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पता नहीं किन जगहों पे, वहाँ से मे भी सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो ये जो माई बॉडी है, जिसको उर्दू में भी माई बॉडी ही कहा जाता, ये मुझे फैसिनेट करती थी। और बाद में वो एज ए सिम्बल मेरे जहन में, और सिंबल का लफ्ज़ भी बड़ा बामायने इसलिए कि सुंबल का जो दरख्त है उसमें से भी माई बूढ़ियाँ फूटती हैं। तो ए गुज़ारे शब में मास्को में सुंबल के दरख्त जी, तो वहाँ मैंने देखा कि वो उड़ रही हैं। तो उससे वो जो कंपैरिजन है पंजाब के रड़े मैदान में जो तपती दोपहर है और मास्को का वो भी गर्मियाँ ही थी, तो उसमें जो माई बूढ़ियाँ उड़ रही थी, तो वो मेरा पंजाब की तरफ ध्यान गया, और मेरा कैरेक्टर जो था वो पंजाब का था, इसलिए वो फैसिनेट होता था, उनके पीछे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब।
नाज़रीन, बात यह है कि तार साहब के जितने भी नावल हैं, वो शायर राख है, वो खशाक ज़माने है, ये बहाव है, गज़ाल शब है, इसमें आपको अपनी ज़मीन के हवाले से एक ऐसा मुसन्निफ़ नज़र आता है जो कि अपनी ज़मीन से वाकिफ़ है, अपनी धरती से वाकिफ़ है, उसके बेल बूटों से लेके, उसके छोटे छोटे जानवरों से लेके तमाम उस हयात से वाकिफ़ है, तमाम अनवाह से वाकिफ़ है। और ये तो बुनियादी शर्त है किसी भी नावल निगार या किसी भी बड़े अदीब की, ये निशानी है। और ये निशानी जो है वो तार साहब में आपकी तमाम किताबों में आपको आइडिया होता है कि किस तरीके से वो लैंड को और उसमें रहने वाले जो मुख्तलिफ अनवाह हैं उनको कैसे डिपिक्ट करते हैं, और बहुत ही कमाल मुशाहिदा भी है। तो ए गज़ाल शब में ये जो आग के पत्ते और डोडे और इनकी माई बुढ़ियों वाले जो सफ़ात हैं, वो देखिएगा कि वो क्या कमाल है कि एक फ़र्द है जो कि मास्को में है, वो इंतहाई नॉस्टैल्जिक है अपने पंजाब के वाले से, क्योंकि ज़माना हो गया उसने नहीं देखा, और कैसे वो सुंबल के फूलों में उसको ऐसा एहसास होता है जैसे ये वही आग के पत्ते हैं और डोडे हैं और उनके अंदर से निकली हुई माई बुढ़ियाँ हैं। तो ए गज़ाल शब पे जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। अगले सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताया कि फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आपको मालूम है जारी हैं। हर कोई इस वक्त फुटबॉल के सहर में मुब्तला है। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं, एक ऐसी यंगस्टर मौजूद हैं जो खुद तो प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन सकी, लेकिन अपने जैसी कई दूसरी लड़कियों को फुटबॉल सिखाकर अपने इस पैशन की तरवीज के लिए काम करी और उनके लिए जिसे कहना चाहिए ना राह हमवार करी हैं टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। पेशे के एतबार से एक इंजीनियर हैं, मुजफ्फराबाद के सरकारी स्कूल की बच्चियों को फुटबॉल सिखाती हैं और इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। अमेरिकन सिफारत खाने के ताबन से जारी इस मंसूबे में अब तक 50 बच्चियों को फुटबॉल की इब्तदाई तालीम उन्होंने दी है और उनकी एक फुटबॉल लीग भी मुनक्किद हो चुकी है। इसी हवाले से बात करते हैं, हम जिक्र कर रहे हैं नन अदर देन खौला सईद जो इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। खौला, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सही, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा खौला, आप फुटबॉल सिखाती हैं और आजकल चूंकि हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप के चर्चे, हमने सोचा कि आज हम आपसे पूछें कि आपका ये जो जर्नी है ट्रेनर का कैसे स्टार्ट हुआ। आपने चूंकि अब आप बच्चियों को तो ट्रेन करते हो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, लेकिन आपने खुद जब फुटबॉल खेलना शुरू किया सो आपने इसको लॉन्ग रन परसू क्यों नहीं किया, या आपने ऑब्वियसली टीम तो हमारी नहीं है उस तरह से, लेकिन स्टिल प्रोफेशनली खेलने का क्यों नहीं सोचा आपने? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू गाइस नो दैट आई बिलोंग टू कश्मीर। सो कश्मीर में ऐसा है कि यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है स्पोर्ट्स का। फुटबॉल तो काफी मैनली गेम कंसिडर की जाती है, इसलिए मैंने खुद काफी लेट स्टार्ट किया स्पोर्ट्स में। मैं जब नस्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए गई तो सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि स्पोर्ट्स में ये चीज होती है कि आप जितना अर्ली एज में स्टार्ट करते हो उतना अच्छा आपके लिए होता है। सो नस्ट में जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद थर्ड ईयर में जाके मैंने एक मीफा क्लब है नाइजीरियन कोच का, वो ज्वाइन किया। वहाँ बेसिकली लड़कों को ट्रेन किया जाता था, बट मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे रख लिया एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देयर। सो आई गेस मेरा जो एक ड्रॉबैक यही था कि मैंने लेट एज में स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई आई कुडंट परस्यू इट फर्दर। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने साथ की और लड़कियों को देनी थी, अपने एरिया की बच्चियों को, जो मुझे नहीं मिल सकी। आई वांटेड कि मैं वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दूं। सो दैट्स परफेक्ट। अच्छा, एक इसमें ये भी बताइए कि पोटेंशियल कितना है। आप जब बच्चों को ट्रेन कर रही हैं तो पैशन और पोटेंशियल दो अलग अलग चीजें हैं। पैशन कितना है इस जाने बाने में, एंड देन जिनमें पैशन है उनमें फिर पोटेंशियल कितना है कि वो न सिर्फ खेल सकती हैं, प्रोफेशनली खेल सकती हैं, बल्कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकती हैं। क्या देखा अभी तक आपने? अच्छा, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो मेरा ये जो 1 मंथ का प्रोजेक्ट था, दिस वाज द वेरी इनिशियल स्टेप। इससे पहले लड़कियों को फुटबॉल को किक करना भी नहीं आता था। हमने फिर 5 सरकारी स्कूल से 10-10 बच्चियां सेलेक्ट की, उनका 1 मंथ का कैंप लगाया और मैं खुद अभी सीखने के फेज में हूँ। तो हम लोग इस्लामाबाद से कुछ कोचेस को बुलाते थे, वो हम वॉलंटियर करते थे ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ बच्चियों को मतलब उस 1 मंथ के ड्यूरेशन में उन्हें पूरी गेम सेंस थोड़ी समझ आई, फुटबॉल के रूल्स। अच्छा सॉरी, हम खौला आपसे बात तो करें, अनफॉर्चुनेटली आपकी वीडियो ऑफ हो गई। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करें, लेकिन अपना कैमरा ऑन कर लें या कोई शायद टेक्निकल इशू हो उसको देख लें और फिर अपनी बात को जहां से आप कंटिन्यू करना चाहें। ओके इज इट फाइन? या इट्स परफेक्टली फाइन नाउ। जी बोलिएगा।
मैं कश्मीर की बात कर रही थी कि यहाँ अगर बात करें तो यहाँ तो अभी बिल्कुल इनिशियल फेज था ना। मेरा प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट टाइम कि लड़कियों को फुटबॉल खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली, और उस 1 मंथ की ड्यूरेशन में ही बच्चों ने गेम सेंस की फुटबॉल के रूल्स, मतलब किक करना भी हमारे प्रोजेक्ट के दौरान सीखा। तो काफी हमारा एक मजे का पूरा एक जर्नी थी। बच्चों को उस फेज से हमने देखा कि जहाँ उनको फुटबॉल को किक करना नहीं पता था कि पाँव के किस हिस्से से शूट लेते हैं, क्या करते हैं, और फाइनली एक लीग खेलने तक। तो ये पूरी जर्नी थी 1 मंथ की। पोटेंशियल की अगर आप वहाँ तक बात करें तो अब जाकर जो है ना, अभी क्योंकि फीफा बैन भी पाकिस्तान से हट चुका है, सो आई गेस देयर इज पोटेंशियल। अभी हमारी लड़कियां जो है सऊदी अरब भी एक कप खेलने जा रही है नेशनल, सो होपफुली इन फ्यूचर कश्मीर से भी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी उस टीम में। दैट इज माय मोटिवेशन। यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या है आपकी कश्मीर के अंदर? पिक्चर्स हम देख रहे हैं, ये तो मुझे लगता है जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ की है, या कोई डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते हो? जी एक्चुअली हम लोग के पास एक यहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड है बेसिकली, और वो भी हमें मतलब पूरे मंथ में से सिर्फ 1 दिन के लिए हमें मिला था फाइनल वीक के लिए। बाकी ट्रेनिंग्स हमने ये जो सीमेंटेड ग्राउंड होता है स्कूल का वहाँ की, और वहाँ बच्चियां जब भी गिरती थी उनको काफी लगती भी थी। तो ये बड़ा मसला है हमें कोचिंग के हवाले से, और दूसरा ये ग्राउंड के हवाले से हमें काफी इशू है, क्योंकि पेरेंट्स का मैंने जो देखा है ना इस पूरे 1 मंथ की ड्यूरेशन में, पेरेंट्स आर सपोर्टिव। उनको एक बार पता चल गया कि सेफ एनवायरनमेंट उनकी बच्चों को मिल रहा है तो दे विल सेंड देयर डॉटर्स टू प्ले। बट मेन मसला ये आता है कि हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई इस तरह से हमें हेल्प आउट करे रिसोर्सेज में, हमें कोई अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करे। रिसोर्सेज नहीं है कि आप लोग इसको फर्दर आगे एक बेहतरीन अंदाज में कंटिन्यू कर सको। अच्छा, यूएस काउंसलेट के साथ आपका कोई प्रोग्राम था जिसके तहत आपने कुछ यहाँ पे कप भी ऑर्गेनाइज करवाया, लीग सॉरी, इस हवाले से भी बताइएगा। एक्चुअली मैं यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम पे यूएस गई थी, समर एक्सचेंज प्रोग्राम पे। तो अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हो जाते हो, फिर आप अपनी कम्युनिटी के लिए उनको प्रोजेक्ट हर साल प्रपोज करते हो। तो फुटबॉल वाज समथिंग कि मुझे हमेशा से इस पे काम करना था अपने एरिया में, कि दैट्स द बेस्ट वे टू एम्पावर गर्ल्स इन माय एरिया। सो मैंने ये प्रोजेक्ट उनको प्रपोज किया कि मैं अपने एरिया में फुटबॉल इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ लड़कियों के लिए, ताकि नेक्स्ट वो इसको परसू कर सके और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक। मैंने उनको जब ये प्रपोज किया दे रियली लाइक्ड इट, और फिर हम लोग को फाइनेंशियली वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, और उसी तरह उन्हीं की सपोर्ट से हम पूरा मंथ हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। बट दैट वाज 1 टाइम प्रोजेक्ट। अब मैं जैसे फ्यूचर मेरा यही गोल है कि मैं मुजफ्फराबाद में पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बनाना चाहती हूँ। उसके लिए ऑब्वियसली हमें रिसोर्सेज चाहिए। वो यूएस काउंसलेट वाला मामला तो चले 1 मंथ का था, दैट इज ओवर। नाउ वी नीड स्पॉन्सर्स, या फिर कोई भी हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, वी नीड देयर सपोर्ट कि हम यहाँ एक एकेडमी सेटअप कर सकें। क्योंकि वही 1 मंथ में जो हमने 50 लड़कियों को ट्रेन किया, दे आर स्टिल विलिंग टू कम एंड प्ले, क्योंकि अब तो जाहिर है स्पोर्ट्स ऐसी चीजें आपको रेगुलर्स पे काम करना पड़ता है। एंड ठीक है, ये तो बात हो गई आपके कश्मीर के और आपके जो मकामी फुटबॉल का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर। चूंकि आप एक फुटबॉलर हैं, आप फुटबॉल को समझती हैं, तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, फीफा ने हमें बैन भी किया, फिर वो पाबंदी हटी हमसे, ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं? खौला, आप खुद तो नहीं खेल पाई, लेकिन आप डेफिनेटली जब आप गेम से कनेक्टेड होते हैं तो आपको उसकी चीज़ें पता लग रही होती हैं। कहाँ खड़े हैं हम, और क्या हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं? लड़कियों की टीम हम इस पोजीशन में हैं, क्या करना चाहिए हमें ये करने के लिए, रीच आउट करने के लिए? देखिए, लड़कियों को तो अभी इतनी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। अभी रिसेंटली हम लोग का साफ गेम्स हुई थी, उसमें लड़कियां गई हम लोग की मालदीव्स के साथ, उनके एक लीग प्रॉपर हुई, और उसमें पाकिस्तान जो है 7-0 से उन्होंने मालदीव्स की टीम को हराया लड़कियों की टीम ने। सो पोटेंशियल तो ऑब्वियसली देयर इज पोटेंशियल, और अभी जो फीफा का बैन रिसेंटली हटा है पाकिस्तान से, तो आई गेस देयर इज होप, देयर इज स्टिल होप। और हम लोग की लड़कियां जो है काफी पोटेंशियल है उनमें। अब देखिए, जैसे लास्ट पहला उनका इतने साल के बैन उठने के बाद पहली बार वो मालदीव्स गई खेलने के लिए, अब सऊदी कप एक ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए जा रही है। सो आई गेस द फ्यूचर इज ब्राइट। अच्छा, चले, फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ऑन दी अदर हैंड आप मैचेस भी देख रही होंगी, किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, और क्या लग रहा है इस फुटबॉल को लेकर आपको? बोला वैसे तो मैं इतना टाइम मेरे पास हो नहीं रहा कि मैं फुल मैचेस को पूरा वो कर सकूं, बट ये कि हाइलाइट्स वगैरह देख लेती हूँ मैं। और फीफा वर्ल्ड कप में तो यही कि आप एज अ होल पूरी टीम को सपोर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि आप
एक एक प्लेयर को आपको मतलब डिफरेंट कंट्री से वो बिलोंग कर रहे होते हैं, तो प्लेयर वाइज ज्यादा आप कर रहे होते हो. सो या एवरीवन लाइक मेसी या रोनाल्डो में से ही मतलब मेरा मेसी ज्यादा फेवरेट है. सो या ओके, लवली. इन द एंड खौला कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि आप जिस कॉज पे काम कर रही हो, अपनी तरह की बहुत सारी बच्चियों को ट्रेन करने के हवाले से आपको रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड हैं, आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आपको हेल्प भी चाहिए, कम्युनिटी हेल्प भी चाहिए. सो कुछ भी कहना चाहो हमारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए? Yeah, sure. That's an opportunity for me. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं अथॉरिटी में, आई रियली वांट देयर सपोर्ट कि वो एक मुझे हेल्प आउट करें, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने में. तभी जाके पेरेंट्स को ये ट्रस्ट आएगा कि वो अपनी बच्चियों को भेज सके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम द अथॉरिटी इन कश्मीर. अदरवाइज बाकी जो लड़कियों से यही कहना है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि आप जब ग्राउंड में होते हो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको नहीं पता होता कौन मुझे देख रहा है, जज कर रहा है, क्या हो रहा है. तो यही है कि हिस्सा लें स्पोर्ट्स में, फुटबॉल स्पेशली. और ये जो आप चूंकि बात करी थी रिसोर्सेज को लेकर तो हमें मालूम है, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात जो हमें जानकर बहुत अफसोस हो रहा है वो ये है कि मुजफ्फराबाद जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, यहाँ पे कोई एक फुटबॉल ग्राउंड मौजूद नहीं है बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस के लिए. तो क्या आपके लिए आपकी बात हुई है किसी मकामी अहदेदार से या वहाँ पे जो स्पोर्ट्स को देखते हैं कोई आपने, क्योंकि आपका ताल्लुक बहरहाल एक अमेरिकन एम्बेसी से जुड़ा है, तो यू हैव द अथॉरिटी एटलीस्ट कि आप जाके उनसे ये बात तो करें, अपना एक रिक्वेस्ट तो रखें उनके सामने कि ये हमारी ज़रूरत है. किस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई अभी तक? देखिए, उस पूरे मंथ के लिए हमें ग्राउंड चाहिए था, बट अभी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक हमें सपोर्ट मिली होगी. ऑल्दो हमें फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड थे हम लोग यूएस एम्बेसी से, बट ये कि हमें सिर्फ पूरे मंथ में से सिर्फ एक दिन के लिए ग्राउंड अवेलेबल हो सका. उस दिन भी हम लोग को जल्दी रैप अप करना पड़ा, हमारी प्रॉपर सेरेमनी नहीं हो सकी मैच के बाद बिकॉज लड़कों का एक मैच होने वाला था इसलिए. सो ये हालात हैं थोड़े यहाँ. इस हवाले से भी ऑब्वियसली हम काम कर रहे हैं चीजों पे कि थोड़ा सा अभी आप जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इसी तरह 2 चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू हुआ. आई गेस इसी के जरिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि डिफरेंट पीपल आर अप्रोचिंग कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है खौला, आप उन पे आप कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर, और आपको जितना अच्छा अकोमोडेट किया जा सके उतना ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. आप लड़कियों को, यंग बच्चियों को, और पाकिस्तान की फुटबॉल में वैसे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर आपके थ्रू ही कोई रिप्रेजेंटेशन होती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. बिल्कुल. और जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो भी इसके करता धरता है, उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम एक ग्राउंड तो बना दें. ये कैपिटल है कश्मीर, इतना बड़ा इलाका और बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे. अब तो क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं कश्मीर लीग के बाद, तो आई थिंक इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग, उनको जरूर करना चाहिए. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज. करेंगे भी साथ साथ वर्चुअल. आप ही करेंगे. हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद है जी, हम बात करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. खालिद मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज़बरदस्त तरीके से एक्सरसाइजेस बताते हैं. आज क्या आपके पास हमारे लिए ऑन द स्टार्ट ऑफ द वीकेंड, इनफैक्ट वीकडे, मंडे है, नॉट वीकेंड. थैंक यू सो मच सर. बच्चों में, गर्ल्स में, बॉयज़ में, बूढ़ों में सबसे फेमस जो है वो आपके एप्स हैं. बॉडी की खूबसूरती एप्स के साथ है, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो. तो ऐप्स के लिए सिर्फ 2 चीज़ों को आपने फोकस करना है. सबसे पहले आपने आपकी जो ऐप की विजिबिलिटी है, ऐप को विजिबल बनाने के लिए आपने अपनी डाइट को फोकस करना है. और दूसरा मैं 3 से 4 आपको आज एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप आराम से घर में बैठ के अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं. और इस एक्सरसाइज करने के बाद आपके ऐप्स जो है वो मज़ीद इंशाल्लाह खूबसूरत हो जाएंगे. ऐप्स बनाना सबसे ईजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये सिर्फ आपने फोकस ऑन योर डाइट एंड फोकस ऑन योर ट्रेनिंग. हम 4-5 आज एक्सरसाइज करेंगे एप्स के लिए. सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे सेटअप्स. सेटअप्स के लिए आपने यूँ स्ट्रेट लेट जाना है. आपके जो बाजू हैं ये आप अपनी चेस्ट के ऊपर भी रख सकते हैं, हेड पे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, बट मुझे इस तरह पसंद है तो मैं इस सेटअप इस तरह करूँगा. जस्ट स्क्वीज योर एब्स. 1 2 3 4 5. Focus on your abs. 8
9। इसको आप 12 रेपिटेशन एज ए परफॉर्म करेंगे आप ऐसे ही। इसके बाद हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट के लिए आपने जस्ट अपने टांगों को ऐसे होल्ड कर लेना है, हाथ यूं होल्ड कर लें अपने, और आपकी ये होगी रशियन ट्विस्ट। कुछ लोग बड़ा थोड़ा सा मूव करते हैं, आपने मैक्सिमम इसको मूव करना है रशियन ट्विस्ट को। स्क्वीज, ब्रीथ आउट, स्क्वीज, ब्रीथ आउट, स्क्वीज, ब्रीथ आउट। फोकस ऑन योर एब्स। आप मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे, और जब आप ट्विस्ट करेंगे तो अपने स्टमक को आपने खाली रखना है। फोकस, स्क्वीज, फोकस, स्क्वीज, फोकस, स्क्वीज। अब ये 15 रेपिटेशन करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज लेग रेजेस। लेग रेजेस के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप अपने बाजू जो है इसको ज़मीन पे होल्ड कर लें, अपने हिप्स के नीचे रख लें, और ये आपकी लेग रेजेस है। और मेक श्योर फर्स्ट कि आपके हिप्स जो है ये आपकी ज़मीन के साथ टच होने चाहिए। तीन, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम सिंगल लेग रेजेस करेंगे। 1, 2, 3। जो बिगिनर लेग रेजेस नहीं कर सकते वो 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। तो एब्स के लिए सिर्फ आपने अपनी डाइट को फोकस करना है और अपने एक्सरसाइज का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाफिज साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच हाफिज साहब फॉर टेलिंग अस सच एन क्या कहना चाहिए, फाइन Easy, एक्सरसाइज, quick. इजी, Yeah. क्विक और साथ साथ फायदेमंद किस्म की एक्सरसाइज भी। भाई आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत ट्राई ज़रूर करते हैं, और वैसे भी अगर आप कार्डियो को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, डॉक्टर्स कहते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होनी चाहिए। और आजकल चूंकि सर्दियाँ तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। और किन्नू भी आ गए अब। हाँ, धूप में बैठ के खाएं। चलिए जनाब, हम आपसे इजाजत देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।